जो देश की सरकार है ना, वो लोगों के दिमाग पे अटैक कर रही है। उनको ऐसी चीज पे गर्व करना सिखा रही है वो, जिसपे उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2500 का अगर सिलेंडर हो जाएगा या 2500 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको शायद ऐसा नजर आ रहा है कि पता नहीं उनके धर्म को किस तरह का खतरा है, जबकि मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि कोई किसी तरीके का धर्म को खतरा है। मोदी सरकार रहेंगे तो कुछ भी इस देश में जो भी बचा कुचा है वो बचेगा नहीं। इस देश का संविधान से लेके इस देश की अर्थव्यवस्था सब कुछ ध्वस्त होते हुए जरूरत नहीं है। आधी मीडिया तो सिर्फ यही चलाती रहती है कि कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, और इसलिए हिंदू को थोड़ा आक्रोश होना चाहिए, हिंदू को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को गुस्से में होना चाहिए। अब ये इन लोग का एजेंडा ही ये बन चुका है कि गुस्से में रहो, और गुस्से किस बात पे करो वो ये लोग सिखाएंगे। आरएसएस का अगर हम देखेंगे पूरे आजादी के आंदोलन में उनका क्या भूमिका रहा, तो हमको कोई एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। पूरे आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का साथ देने में उनका भूमिका रहा है। G20 का इस देश के मजदूर से, इस देश के किसान से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि G20 का तो ये असर है कि हमारी यूनिवर्सिटी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के अपने पुस्तकालय के अंदर पढ़ने का अधिकार हमसे 3 दिन के लिए छीन लिया गया है। 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं भाजपा का जो विभाजनकारी राजनीति है, हिंदू मुसलमान को बांटने का जो राजनीति आ रहा है, उसमें और तेजी पकड़ रही है। तो इसमें उसमें डेफिनेटली राम मंदिर को जिस तरीके से एक 90 के दशक से एक पॉलिटिकल सवाल बना के, एक राजनीतिक सवाल बना के उसके आड़ में मुसलमानों का हत्या करना, ये तमाम चीज़ जो भाजपा करते आ रहा है, वो एक सवाल बनाने का कोशिश तो लगातार कर रहा है। 2024 चुनाव बहुत नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज चुका है भारत का। भारत तो पहले कोई जानता नहीं था। देखिए, भारत को जानना ना जानने से पहले उससे बड़ा सवाल ये है कि भारत की जो जनता है, भारत बनता है उसके लोगों से, और उसके लोगों की हालात क्या है आज के दिन। अगर आप उसमें देखोगे कि आज महंगाई से लोग किस तरीके से त्रस्त हैं, या जिस तरीके से पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, ये सारी चीज़ें जो आम जनता के लिए मायने रखती हैं, उससे हमें सबसे पहले मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि विदेशों में हमारा कितना डंका बजा है। पहले हमें इस बात की जरूरत है कि हमारे देश की जनता कैसी है। हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम रहते हैं, उसके अंदर लगातार फंड कट किया जा रहा है। हमारा एक हॉस्टल बन के तैयार है, हॉस्टल का इतना क्राइसिस है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उसको नहीं खोला जा रहा है। तो हमारे लिए मुद्दे ये हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब हमारे लिए मुद्दे हैं। और जो ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में पता नहीं किस तरीके का डंका बजवाया गया है, हम नहीं जानते कि वो कौन सा डंका है, उससे हमें क्या लाभ हुआ है, हमारे दैनिक जीवन जो है उसके अंदर उससे क्या फेरबदल हुआ है, ये हम नहीं जानते। हमारे लिए मुद्दा हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारे लिए मुद्दा हमारे देश की जनता है, हमारे लिए महंगाई मुद्दा है, हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूं, तो हरियाणा लगातार जो CMEI जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो डाटा रिलीज करती है, हर साल उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर टॉप कर रहा है। और पूरे देश की हालात ये, हमारे लिए मुद्दे ये हैं युवाओं के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि G20 हो रहा है भारत में। इससे पहले भारत को कोई जानता नहीं था, विदेशों में आज नाम हो रहा है। देखिए, मैं दोबारा यही कहूंगा कि G20 का इस देश के मजदूर से, इस देश के किसान से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि G20 का तो ये असर है कि हमारी यूनिवर्सिटी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि G20 जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के अपने पुस्तकालय के अंदर पढ़ने का अधिकार हमसे 3 दिन के लिए छीन लिया गया है। मैंने कल इसके ऊपर मैं 1 घंटा तक बैठा रहा, मैंने रिसर्च किया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट मिल जाए। हमें इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं मिला। और JNU के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे एकेडमिशियन हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया कि इसके ऊपर कोई पॉइंट मिले कि G20 की मीटिंग की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी क्यों बंद हो रही है। और हमने देखा, हम JNU के बाहर जब मुनीरका में जाते हैं, जिस तरीके से जो स्लम एरियाज हैं, अगर आप अपने देश को कवर करके उसको ग्रीन कारपेट से ढक दिया गया, उसके ऊपर G20 का बोर्ड लगा दिया गया है। अगर ऐसा G20 अगर ऐसा कोई डंका बजाना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसे किसी भी कि हमें ऐसी कोई हमारे देश की शोहरत या हमारे देश का जो डंका वो नहीं चाहिए, जो अपने देश को छुपा करके अपने देश का जो स्लम एरिया है, ये कौन सा G20 है, कौन सा डंका जिसके अंदर उसके देश के लोग ही शामिल नहीं हैं, जिसके अंदर आप दीवारें लगा करके, जिसके अंदर कारपेट लगा करके उसके ऊपर बड़ा बड़ा मोदी जी का चेहरा लगा दोगे, उससे देश की सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है 2024 से मुद्दे क्या होंगे जनता के? मुद्दे यही होंगे। मुद्दे होना, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी इस देश के अंदर। मैं युवा हूं, तो मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा। उसके बाद हमारे लिए हमारा शिक्षा मुद्दा है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फंड कट ना हो। इस तरीके से फंड कट हो रहा है। JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आज की हालात अगर आप जानोगे तो इसकी आप हैरान हो जाओगे कि इतनी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं, उनके लिए इतना बड़ा फंड कट है। UGC की कोई फंड कट नहीं आ रहा है। सीधा बोल दिया गया है हायर एजुकेशन अथॉरिटी जो भी है, UGC है, जहां से भी फंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपको अपना फंड खुद जनरेट करना पड़ेगा। खुद जनरेट करने का मतलब क्या कि फीसें बढ़ेंगी। JNU एक ऐसा संस्थान है जो आज भी जिसके
फादर की जेब में एक पैसा भी नहीं है, वो भी आकर यहाँ पर पीएचडी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी 2019 में फीस बढ़ाने की कोशिश की थी, अब एक हॉस्टल है उसकी भी फीसें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो ये देख रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, हमारे लिए शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये सारी चीजें हमारे लिए मुद्दा है। हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि एक G20 का मीटिंग और 20 देशों के लोग यहाँ आकर बैठ जाएंगे और वो विकास की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और अपने देश को एक किसी ग्रीन कारपेट से ढक करके, स्लम एरियाज हैं जो, ये सारे मुद्दे हमारे जेएनयू को क्यों बंद किया गया? इसलिए क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, हमने इसको रेजिस्ट किया है और हमने अपना जो ये लाइब्रेरी था उसको 3 दिन तक ओपन रखने का फैसला किया है। कल का ऑर्डर था लेकिन अभी भी लाइब्रेरी खुली हुई है। यहाँ का जागरूक छात्र समुदाय इस बात को कभी मानेगा नहीं कि किसी G20 की मीटिंग की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी को चारों तरफ से बंद कर दिया जब बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं 2500 का सिलेंडर हो जाएगा, 1000 रुपए डीजल हो जाएगा पेट्रोल, फिर भी हम मोदी को जिताएंगे। हाँ देखिए, क्या सोचते हैं? हाँ मैं ये बताता हूँ आपको, ऐसी ऐसी मैंने भी कई वीडियोस देखी हैं। एक आपको पता होगा ना कि लोगों को जो देश की सरकार है ना, वो लोगों के दिमाग पे अटैक कर रही है, उनको ऐसी चीज पे गर्व करना सिखा रही है वो जिस पे उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि 2500 का अगर सिलेंडर हो जाएगा या 2500 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको शायद ऐसा नजर आ रहा है कि पता नहीं उनके धर्म को किस तरह का खतरा है, जबकि मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि कोई किसी तरीके का धर्म को खतरा है। लेकिन वो ऐसी चीजों पे लोगों को गर्व करना सिखा रहे हैं। हमारे कैंपस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी, हिंदू, बस इससे ज्यादा मतलब हिंदी से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी बेसिक आधारभूत चीजें हैं उससे हमें मतलब है ना। सबसे पहले ये जो खतरा बार बार हमें दिखाया जा रहा है, या पेट्रोल कितना भी हो जाए, ये जो बकवास इस देश के अंदर की जा रही है, सॉरी मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस देश के हालात सच में इसलिए खराब है और देश के युवाओं के दिमागों को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? जी हम बिल्कुल इसके लिए उम्मीद है, हम होपफुल हैं कि बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देश की जनता अगर त्रस्त है तो वो बदलाव करेगी। देश का युवा अगर त्रस्त है, इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है, तो ऑब्वियसली बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। चलिए आपके पास फिर से आएंगे। और इंडिया और भारत को लेकर जो बहस चली है, हाँ देखिए, ये भी एक नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है कि इंडिया भारत, अभी तो लोगों को इंडिया से भी दिक्कत हो गई है। मतलब ये स्टार्टअप इंडिया, मतलब यंग इंडिया और पता नहीं कौन सा इंडिया, जब ये अभियान लॉन्च कर रहे थे, जो कैंपेन लॉन्च करे, तब इनको ये ध्यान नहीं आया। आज अगर एक अलायंस इस तरह का बना है और देश के अंदर जो इस तरह की फासिस्ट गवर्नमेंट है, जो लोगों के जो उनके मुद्दे उनके बात ना करके उनको अपने धर्म के बारे में या जो अननेसेसरी जो डिबेट खड़ा किया जा रहा है उसके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ अगर देश से कुछ विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और उन्होंने अपना अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, तो इंडिया से भी दिक्कत लोगों को शुरू हो गई है। तो हम ये जो सारा ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, इसको हम गुलामी का प्रतीक है इंडिया, इसलिए इंडिया खत्म। मैं वही कह रहा हूँ, ये अभी क्यों, ये सारी चीज अभी क्यों ध्यान आई है? मतलब अगर एक अलायंस बना है तो गुलामी का प्रतीक है, तो ये मतलब ये नामों के अंदर क्या रखा है? मतलब जिस तरीके से ये अभियान पूरा चला हुआ है कि इलाहाबाद का नाम रख के प्रयागराज रख दो, हमारा गुड़गांव था उसको गुरुग्राम कर दिया, इससे कुछ हासिल हो रहा है या नहीं? मेरा सवाल ये आप लोगों से भी है, या पूरे देश जो भी मेरे इसको सुन रहा होगा, कि सवाल यही है कि देश को मतलब है उसके मांग मुद्दों से, देश को मतलब है उसकी रोजगार से। अगर वो उस चीज पे बात नहीं हो रही तो हम नाम तो कुछ भी बदल के रख सकते हैं, उसे शायद कुछ हासिल नहीं होने वाला। आएंगे और दूसरे युवा सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए 2024 का जो चुनाव है उस पे जेएनयू एक ही चीज सोचता है और सारी जो युवा हैं वही जेएनयू सोचता है कि बेरोजगारी और शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य और जो लोगों की रोजमर्रा की जो इश्यूज हैं उन्हीं पे चुनाव का एजेंडा होगा, और कोई एजेंडा नहीं होगा। अगर इनको लगता है 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन करके एक साथ ये मतलब पूरे जो राष्ट्र है उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे, कहीं पे बम गिरा देंगे या कहीं पे जैसे अयोध्या मंदिर हुआ, आपको काशी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ऐसे करके वो एजेंडा सेट कर देंगे। 14 में बम गिरता था, 14 के बाद बम गिरना बंद हो गया। कहाँ पे? नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे बालाकोट में करके एक दिन में करके जैसे आप ये देख लीजिए, देवेंद्र शर्मा का जो केस है, आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व था उसमें, जो केस हुआ था। तो मतलब इसके पीछे भी ऐसे काफी सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं पुलिस किन्हीं के लोगों की तरफ से, जिसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व हुआ है काफी जगह। आप देखिए जो आईएसआई है उसमें आरएसएस का भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स है जिनमें लिंकेज है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये न्यूज रिपोर्ट्स हैं, हम उनको देख के बता रहे हैं। उनके कोई ऑपरेटिव्स, या आप देवेंद्र शर्मा के बारे में आप पढ़ सकते हैं जाके, उनका इन्वॉल्वमेंट आया है कुछ जो बम ब्लास्ट हुए उनमें, जो क्या बोलते हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो एक आईपीएस ऑफिसर या मतलब कहीं इन्वॉल्व थे। हाँ, पुलवामा अटैक हुआ था। हाँ, मतलब तो क्या लग रहा है 2024 के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? मेरे हिसाब से 2024 का जो
चुनाव है वो बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा और जो लोगों की रोजमर्रा की जो इश्यूज हैं, जो लोगों को रहने के लिए नहीं मिल रहा है। और आप देख रहे हैं जो जो इनफॉर्मल सेक्टर है पूरा दिल्ली का, जहाँ पे लोगों को चाय की दुकान है या जो भी सड़क के सामने जो दुकानें लगती हैं उन सबको खत्म किया जा रहा है अभी ये 3-4 दिनों के लिए, दिखाने के लिए कि लोगों, जो देश के लोग हैं, जो देश के गरीब हैं, वो क्यों नहीं इस देश का हिस्सा है, मतलब बाहर के लिए ऐसी इमेज क्यों प्रोजेक्ट की जा रही है कि हमारे देश में मतलब ऐसे लोग हैं ही नहीं, जबकि यही हमारे मतलब देश के मेहनतकश लोग हैं, यही हमारे देश के मतलब मेजोरिटी हैं। वो तो होता है ना, मेहमान जब घर में आते हैं तो आप सारी, तो आप मतलब नहीं, क्या मतलब आप या मतलब कोई भी जैसे आप अपने परिवार के मतलब जैसे मतलब 80% लोगों को छुपा के रख देंगे अगर आपके मेहमान आएंगे तो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत खराब बात है। आपके अगर परिवार में ऐसा हो रहा है, किसी के भी परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरा मतलब मोदी जी कह रहे हैं देश की बदनामी हो जाएगी, सब दिख जाएगा, ऑटो ड्राइवर 80% लोग दिख जाएंगे और मतलब वो जो फैलाना चाह रहे हैं हुआ फिर देश के बारे में, वो गलत है मेरे हिसाब से। अगर वो 20-30 साल में या मतलब कोई भी सरकार 20-30 साल में अगर इसके विकास के लिए सच में काम करती तो ऐसा कुछ छुपाने की बात नहीं आती। ये लोग तो अडानी अंबानी के पीछे लगे हुए हैं, मतलब उनके विकास के लिए, जो पर्सनल विकास है इनका। हाँ हाँ ठीक है, वो सच है, वो तो हम तो बोलेंगे सच है। हाँ सच है। आप देखिए अडानी का 10 गुना उसकी संपत्ति बढ़ गई है मोदी के समय, तो क्यों ना हम उसके बारे में बोलें। तरक्की तो उसकी गुजरात के समय से हो रही है ना, जब गुजरात मोदी चीफ मिनिस्टर था उसका, तभी उसका राइज चालू हुआ और अभी यहाँ पे आके उसका फिर से राइज चालू हुआ है। और अभी उसका आप देख लीजिए जो रिपोर्ट आई थी क्या बोलते हैं यूएस से, उसका जब पूरा भांडा फूटा तो उसकी अचानक से वो डाउन चला गया, पर वो फिर से ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर कोई मतलब हमें कोई, जब तक मोदी जी हैं तब तक सब चंगा सी उनके लिए। क्या 24 में बदलाव होगा? हाँ 24 में बदलाव होगा। किसको बदलाव के तौर पर अगर देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं आप? आप जो भी देख लीजिए, जो भी इंडिया अपोजिशन अलायंस है, अगर वो एक मतलब एक संयुक्त किसी पॉलिसीज के तहत अगर वो सब साथ में आने के लिए तैयार होते हैं तो जरूर बदलाव होगा। अगर वो गरीबी के बारे में बात करेंगे, गरीबी को हटाने के बारे में बात करेंगे, अगर वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे, अगर वो रोजगार को और बढ़ाने के बारे में बात करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। क्यों नहीं बदलाव आएगा? तो घमंडिया गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन तो एनडीए है। घमंडिया गठबंधन वो कैसे होगा? सारे आप बोल रहे हैं मोदी के भी मतलब जो इंडिया अलायंस है उसमें भ्रष्ट नहीं है। आप जो रिसेंट सीएजी रिपोर्ट है वो देख लीजिए, मोदी की खुद की पॉलिसीज में इतना करप्शन है। क्या लगता है मोदी सरकार आने के बाद देश में नफरत बढ़ी है? देश में नफरत तो मतलब मेरे हिसाब से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आधी मीडिया तो सिर्फ यही चलाती रहती है कि कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं मुसलमान ने ये कर दिया, और इसीलिए हिंदू को थोड़ा आक्रोश होना चाहिए, हिंदू को जागरूक होना चाहिए, हिंदू को गुस्से में होना चाहिए। अब ये इन लोग का एजेंडा ही ये बन चुका है कि गुस्से में रहो, और गुस्से किस बात पे करो वो ये लोग सिखाएंगे। मतलब अगर आपका एलपीजी 1000 हो गया उस बारे में गुस्सा नहीं करना है, आपका एलपीजी 2000 हो जाए, पेट्रोल 120 हो जाए, उस बारे में गुस्सा नहीं, गुस्सा ये करना है कि इनके हिसाब से किसी मुसलमान ने अगर अपने फ्रिज में अगर गाय रख ली, वो भी इनके हिसाब से, तो आपको गुस्सा करना है। अब पूरे देश को इस बात पे मतलब बहुत ही आक्रोश जताने की जरूरत है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जैसे उदयनिधि ने बयान दे दिया कि सनातन धर्म को जो है डेंगू मलेरिया की तरह खत्म हो जाना चाहिए, ये भी तो गलत है। हाँ देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने उसके बाद ये भी कहा कि मतलब आप ऐसा मुझे कोई ऐसा सनातन धर्म का फॉलोअर दिखाइए जो जाति धर्म जो मतलब जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं रखता है। मतलब उदयनिधि स्टालिन और हम में मतलब थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर हमारा उसके कहने का हम उसका ये मतलब निकालते हैं कि, और आप अम्बेडकर को भी जाके देखेंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका जाति वर्ण व्यवस्था उसका एक बहुत ही सटीक और बीच का उसका रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर तो मेरे हिसाब से सनातन और जो मतलब जो हिंदू का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर उससे मतलब जुड़ा हुआ है। लेकिन डेंगू मलेरिया कह देना वो तो मतलब उदयनिधि स्टालिन ही बताएंगे वो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आप उनसे जाके टिप्पणी लीजिए इस बारे में, पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और मतलब उन्होंने बाद में उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। थैंक यू। देखिए 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं भाजपा का जो विभाजनकारी राजनीति है, हिंदू मुसलमान को बांटने का जो राजनीति आ रहा है उसमें और तेजी पकड़ रही है। तो इसमें उसमें डेफिनेटली राम मंदिर को जिस तरीके से एक 90 के दशक से एक पॉलिटिकल सवाल बना के, एक राजनीतिक सवाल बना के उसके आड़ में मुसलमानों का हत्या करना, ये तमाम चीज़ जो भाजपा करते आ रहा है वो एक सवाल बनाने का कोशिश तो लगातार कर रहा है मोदी सरकार।
लेकिन इसके विपरीत कुछ जो भी राजनीतिक दल है, जो भी छात्र संगठन है, हम लोग भी है, हमारी कोशिश है कि चुनाव हो तो शिक्षा के सवाल पे हो, गरीबी के सवाल पे हो, नौकरी के सवाल पे हो। और इसमें भी जो छात्र आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, या जो भी युवाओं से हमारी बातचीत हो रही है, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल बन के आ रहा है। जिस तरीके से चीज़ों का दाम इस बीच में बढ़ते जा रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और यही मुझे लगता है, यही सवाल चुनाव का सवाल बनेगा, जो मोदी सरकार को पीछे ढकेलेगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि सिलेंडर अगर 2500 का भी हो जाए तो भी वोट मोदी को देंगे, और पेट्रोल अगर 1000 लीटर भी हो जाए तब भी वोट देंगे। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा संख्या है। वो एक संख्या ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से एक नफरत का बीज बोया है मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में, वो कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल या बड़ा संख्या नहीं है इस लोगों का, क्योंकि इस बीच में जितने लोगों से बात हो रही है, अभी मानिए जेएनयू में खड़े हैं हम, जेएनयू में नए विद्यार्थी आ रहे हैं, नया एकेडमिक सेशन का शुरुआत हो रहा है। वैसी जगह पे जब हम लोग छात्रों से बात कर रहे हैं, 18, 19, 20 साल के छात्रों से, तो उनका कंसर्न यही है कि शिक्षा पे खर्चा नहीं हो रहा है। CUET जैसे एग्ज़ाम के चलते जो कॉरपोरेट हाउसेस है, उनका एडटेक फर्म्स, उनको मुनाफा हो रहा है। उनका कंसर्न ये भी है कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो ये सवाल आज के युवाओं में है। और नौकरी का सवाल और इन्फ्लेशन का सवाल, ये खास करके तमाम युवा वर्ग के लोग ये बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? जो आप मुद्दे बता रही हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। उम्मीद तो है बदलाव होगा। अगर बदलाव होगा तो विकल्प के तौर पर किसको देख रही हैं आप? देखिए, फिलहाल विकल्प के बतौर ही बहुत एक बड़ा अलायंस बना है, तो उसी में एक उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मोदी सरकार रहेंगे तो कुछ भी इस देश में जो भी बचा कुचा है वो बचेगा नहीं। इस देश का संविधान से लेके इस देश की अर्थव्यवस्था, सब कुछ ध्वस्त होते हुए दिख रहा है। इसीलिए विकल्प के रूप में जो भी आज के डेट में सामने है, जो अलायंस बना है, वही विकल्प है। लेकिन इस alliance के नाम पे भी सवाल उठ रहे हैं, कह रहे थे इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ था। आपने भी वो देखा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, और एक नई बहस छिड़ गई इस देश में कि इंडिया या भारत। नहीं, भारत का संविधान यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत। भारत के संग और लगातार भाजपा सरकार का यही कोशिश रहा है कि संविधान को बदल दे। इंडिया नाम रखेगा, भारत नाम रखेगा, सवाल ये नहीं है। बहुत देशों ने अपना नाम जरूरत के हिसाब से बदला है पहले। दिक्कत ये है कि चुनाव से कुछ 6-8 महीना पहले इसको करना, और इस डर से कि इंडिया नाम का अलायंस हावी पड़ रहा है, तो ये डर है, वो इस बात से नहीं आ रहा है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है कि नहीं है। अगर हम बीजेपी का और आरएसएस का अगर हम देखेंगे पूरे आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या भूमिका रहा, तो हमको कोई एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। पूरे आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का साथ देने में उनका भूमिका रहा है। तो वो अगर आज बोल रहे कि ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है और हमें भारत लेना चाहिए, तो बहुत ही बेतुकी बात है। जिन लोगों का पूरे आज़ादी के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उनको तो ये बोलने का हक नहीं है। लेकिन एक बात आपने देखने की होगी, मोहन भागवत का बयान आया कि भारत कहे, इंडिया ना कहे। उसके अगले दिन फिर वो चिट्ठी, वो इन्विटेशन कार्ड आया जिसका आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो क्या मोहन भागवत निर्देश दे रही है सरकार को? तो क्या उन्हें किस मोहन भागवत आरएसएस के है, और ये आरएसएस का ही सरकार चल रहा है। ये आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, और ये इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। तो आरएसएस बीजेपी का जो ऑफ कोर्स ये नागपुर से चल रहा है पूरा सरकार, मोदी शाह मोहन भागवत चला रहे। और लेकिन वही देखिए, बात इंडिया भारत के बियॉन्ड बात है कि इस देश के नागरिक जो मूलभूत सुख सुविधा होंगे वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जेएनयू से 100 मीटर दूरी पे आप चले जाइए, G20 ये एयरपोर्ट रूट है पूरा, वहाँ पे एक बस्ती है। उस बस्ती से जेएनयू में साफ सफाई जो कर्मचारी है वो वहाँ पे रहते हैं, पूरा हरा कर्टन से ढक दिया है।
तो ये इंडिया हो भारत हो इससे ये चीजें बदलने नहीं वाली है। अब इतना इनह्यूमन कंडीशन है कि इस देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बाहर से आए हुए लोग इस देश के नागरिकों को देखे, वो किस व्यवस्था में रह रहे वो देखे। तो सवाल यहाँ पे है, वो इंडिया को भारत कर देने से ये सच्चाई मिट नहीं जाएगी और ये चीज लोग समझ रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है भाजपा के जो नेताओं जिनसे कहा सवाल किया, उन्होंने कहा देखिए घर में मेहमान भी आते हैं, तब भी हम जो ऐसी चीजें होती मेहमान ना देखें उन्हें हम छिपा देते हैं, पर्दे से ढक देते हैं। तो इसलिए ये तो यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि गरीब लोग ऐसे लोग हैं जिनको बाहर के देश के सामने नहीं दिखाना चाहिए। बात यही है ना, हम लोग क्या छुपाते हैं घर में, कुछ कूड़ा हो रखा है कहीं पे, कुछ गंदा हो रखा है वो छुपा रहे। तो इस देश के गरीब लोग गंदगी है इस सरकार के लिए, और यही सरकार बोल रहा है इस देश के लोग गंदगी है जिसको छुपाना है। और यही कॉलोनियल मेंटालिटी है। यूके से भी लोग आ रहे हैं तो उनके सामने वो नहीं दिखाना चाह रहे हैं इस देश की गरीबी को। अगर सही में इस पूरे एयरपोर्ट रूट में अब देखिए पिछले 1-1.5 साल से सुंदर बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेड़ लगाया गया, बहुत ब्यूटिफिकेशन हुआ। इतना ही पैसा अगर पक्का मकान बनाने में लगा देते तो शायद छुपाना नहीं पड़ता आज के डेट में।